साथियों, हमने चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्रत। तो व्रत से संबंधित जो भी फैक्ट है वो शुरुआत में आपको बताऊंगा। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी होने वाली है। तो आपने अगर ये क्लास ले ली तो आप व्रत से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। एक तो ये क्लास, और हो सकता है एक क्लास और लेकर हम सारे व्रत से संबंधित संपूर्ण फैक्ट देख लेंगे, सारे फैक्ट देख लेंगे। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो जानते हैं हम किसके बारे में? व्रत के बारे में। तो व्रत होता क्या है कि किसी बिंदु का बिंदुपथ, किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहती है। अब एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। किसी बिंदु का बिंदुपथ, बिंदुपथ यानी बिंदुओं से मिलकर बना हुआ पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, जो निश्चित बिंदु क्या है हमारा, देखिए ये है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहती है। यानी कोई भी दूरी अगर हम लेंगे यहां से ये, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारी दूरी नियत रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब ये निश्चित जो बिंदु होता है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और ये निश्चित जो दूरी होती है इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं वृत्त का, और नियत दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। सीडी, सीडी क्या है? वृत्त की एक जीवा है। क्या है? एक जीवा है। अब जो वृत्त के अंदर जो परिधि को मिला रही है कहीं पे भी, वो जीवा ही है। ए बी भी एक जीवा है, लेकिन ए बी जो जीवा है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? ए बी, और ए बी को ही हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। यानी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको ही हम व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। साथ ही साथ ये जो व्यास होता है ये परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमेशा कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। व्यास परिधि पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त को तो बराबर भागों में बांटता है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा व्यास। अब त्रिज्या को हमने रखा आर, स्मॉल आर से माना है, तो व्यास को क्या कहेंगे हम? 2r कह देंगे। क्या कहेंगे? 2r कह देंगे। यहाँ ओ भी क्या है? वृत्त की एक त्रिज्या है। अगर त्रिज्या r है तो व्यास का होता सॉरी, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r। ठीक है, अब इधर देखिए। अब इस वृत्त में एक त्रिभुज सा बनता दिख रहा है आपको। ये जो छोटा सा त्रिभुज आपको बनता दिख रहा है इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा वाला खाली पोर्शन आपको दिख रहा है इसको मैं कहूंगा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहूंगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। नाम जान लीजिए ताकि ये प्रश्न में जब आए तब आपको पता चले कि लघु त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्य खंड क्या है, और दीर्घ त्रिज्य खंड क्या है। अब वृत्त में अगर इस प्रकार से मैं यहाँ पे रेखाखंड खींच दूं तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड, वृत्त का छोटा खंड। यहां पर इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त का बड़ा खंड या दीर्घ वृत्त खंड। ये वाला जो खाली पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं अब इसे यहां से एक बार ऐसा करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे बात करते हैं जी। तो पहला पॉइंट है मेरा कि एक बिंदु से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होगी? एक बिंदु से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अब एक बिंदु से आप कितने भी व्रत खींच लो ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब चाहे आप अब इस बिंदु से आप चाहे कितने ही व्रत खींचो, कितने ही व्रत खींचो, तो कितने इस बिंदु से कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? अनंत व्रत खींचे जा सकते हैं। आप ये मत कहना सर ये व्रत से नहीं लग रहे, आप देखिए हाथ से बना रहे तो ऐसा ही है, लेकिन एक बिंदु से गुजरने वाले व्रतों की संख्या होती है कितनी मेरी?
अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या भी कितनी होती है? अनंत ही होती है। कैसे? कोई भी दो बिंदु अगर हम लेते हैं, एक व्रत, ठीक है, ये मैंने दो बिंदु ले रखे हैं, ठीक है। अब अगला अगर मैं व्रत लेना चाहूँ तो ऐसे ले सकता हूँ, दूसरा ऐसे ले सकता हूँ, तीसरा ऐसे ले सकता हूँ, चौथा ऐसे करके करके हम कितने भी व्रत यहाँ पे खींच सकते हैं। अर्थात दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होगी? दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या भी अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत, यानी अनगिनत होगी। अब ध्यान दीजिए, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होती है? असंरेख मतलब एक रेखा में नहीं हो। ये तो क्या है, देखिए, एक, दो, तीन, ये बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख है। मैं कह रहा हूं असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले व्रत, यानी एक बिंदु यहां पे, एक यहां पर, एक ऐसे ले लिया मैंने, तो इन तीन बिंदुओं से गुजरते हुए एक व्रत तो हम खींच ही सकते हैं। अब मान के चलिए ये पॉइंट है, कोई भी तीन बिंदु कहीं से भी आप ले लीजिए, इन तीन बिंदुओं से होते हुए मैं कम से कम एक व्रत तो खींच ही सकता हूं। अर्थात तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। आगे बात करें हम कि व्रत की परिधि पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अब ये व्रत है, अब ये व्रत की जो परिधि है, ये वाली परिधि में है, इस व्रत की परिधि पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो सर बहुत सारे बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अनगिनत बिंदु हैं। तो व्रत की परिधि पर जो बिंदु होंगे वो कितने होंगे? अनंत होंगे, यानी अनगिनत होंगे। चलिए, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें, और इसी श्रृंखला में आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है मेरा इसमें सकेंद्रीय व्रत। क्या चीज? सकेंद्रीय व्रत। अब सकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं उनके बारे में जानिए। कौन से व्रत? सकेंद्रीय व्रत। सकेंद्रीय व्रत यानी एक ही केंद्र होना चाहिए दो व्रतों का, उनको क्या कहेंगे हम? सकेंद्रीय व्रत। जाने के चलिए, एक ये व्रत है और एक ये व्रत है। अब इन दोनों व्रतों का एक ही केंद्र है। क्या केंद्र है? एक ही केंद्र है, यानी केंद्र कैसा है इनका? समान है। कैसा है? समान है। अब जैसे मान के चलता हूं, इसकी बड़ी त्रिज्या मान लेता हूं r, इसकी मान लेता हूं स्मॉल r, लेकिन केंद्र तो एक ही है ना इनका, ये वाला ही। साथ ही साथ में कहूं कि ये जो सकेंद्रीय व्रत होते हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते सकेंद्रीय व्रत। भाई ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये कैसे प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को? सकेंद्रीय व्रत एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं इसमें। तो नेक्स्ट है मेरा एक व्रत, एक जीवा ए बी में यहां से ले लेता हूं। ए बी जीवा है मेरी, वो मेरे व्रत का केंद्र है, और व्रत के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समान भागों में विभाजित करेगा। कैसे भागों में विभाजित करेगा? समान भागों में विभाजित कर देगा। अर्थात इसको मैं अगर डी मान लूं तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? डी बी। क्या हो जाएगा? ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ और पॉइंट समझिए इसी में आप। एक मैं व्रत ले लेता हूं, ये व्रत का केंद्र है O। अब एक जीवा ले लेता हूं यहां से इधर, और एक ले लेता हूं मैं इधर। यह है मेरी ए बी जीवा, तो यह है मेरी सी डी जीवा, और ए बी बराबर सी डी, यानी इनकी लंबाई क्या है? समान है। लंबाई क्या है इनकी? समान है। अब ध्यान देना इस बात पर कि अगर दो जीवाओं की लंबाई समान हो ना, तो वो किससे? केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। यानी अगर यहाँ पे मैं ले लूं F, यहाँ पे ले लूं G, तो ये FO बराबर मान के चलिए 3 सेमी है, तो OG बराबर क्या होगा? 3 सेमी होगा। यानी अगर जीवाओं की लंबाई समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। और साथ ही साथ मैं कह दूं, अगर केंद्र से समान दूरी पर
केंद्र से दो जीवाओं की दूरी समान है तो उन जीवाओं की लंबाई भी समान होती है, यानी उल्टा भी इसका सही है। समझे आप कि नहीं समझे? मैं पहले क्या कहा आपसे कि दो जीवाएं दे रखी हैं, उनकी लंबाई समान है। अगर लंबाई समान है यानी ए बी बराबर सी डी है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगर केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो उनकी लंबाई भी समान होना आवश्यक है, यानी उसका विपरीत भी फिर सही होगा। क्या होगा? विपरीत भी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये व्रत ले ली, ये व्रत का चिन्ह ओ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अगर कोण बन रहे हो, यहां पे मान के चलिए मैं ले लेता हूं थीटा, तो व्रत की जीवा द्वारा, किसके द्वारा? ये जीवा है व्रत की, ये भी व्रत की जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, या मैं कहूं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है हमेशा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी ये अगर थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा मेरा? 2 थीटा हो जाएगा। केंद्र पर अंतरित कोण वो दुगना होता है किससे? परिधि पर अंतरित कोण से। किससे? परिधि पर अंतरित कोण से। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, एक व्रत ले लेते हैं। और अब व्रत सही नहीं बन रहा हो तो ये मत कह देना कि सर आप बिल्कुल गोल नहीं बना रहे, अब बन रहा है जैसा देख लो आप। ठीक है, ये व्रत ले लिया दोबारा से, व्रत तो ले लिया। अब मैं बात करता हूं क्या कि एक जीवा मैंने यहां से ले ली, कोई भी जीवा ले ली, यहां पर एक कोण बना दिया मैंने ए बी सी और डी, यहां पर ये। तो व्रत, अब ध्यान देना, व्रत की जीवा की तरफ, व्रत की जीवा ए बी, तो व्रत की जीवा की एक तरफ बने, व्रत की जीवा की एक तरफ बने, परिधि पर एक तरफ बने जो कोण होते हैं ना, वो हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। क्या होगा? थीटा होगा। यानी व्रत की जीवा की एक तरफ बने कोण, परिधि पर बने एक तरफ बने कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बनने एक तरफ ही चाहिए, ऐसा नहीं कि एक थीटा इधर बन रहा है और दूसरा ए बी के इधर बन रहा है जीवा के। तो व्रत की जीवा के एक तरफ परिधि पर बने कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेषकर ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं। जी, अब एक पॉइंट मैंने जो आपको समझाया था अभी, उसी में ही एक पॉइंट और ऐड करना है। कैसे? मैंने अभी एक प्रश्न आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि एक जीवा, मैं यहां से एक जीवा ये ले लेता हूं और एक जीवा ये ले लेता हूं। ठीक है, ये है मेरी जीवा ए बी और ये भी जीवा है मेरी जीवा सी डी। दूसरा मार्क कर लेता हूं, चल नहीं रहा है ढंग से ये। ठीक है, रहने दो। अब ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि सर ए डी यानी ए बी बराबर सी डी, यानी इन व्रत की जो दो जीवाएं मैंने ली हैं ए बी और सी डी, इन दोनों जीवाओं की लंबाई समान है, ये मैंने दे रखी है। ये व्रत का केंद्र है मेरा ओ। तो जब जब जीवाओं की लंबाई समान होना, तो समान लंबाई की जो जीवाएं हैं वो व्रत के केंद्र पर समान डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। यानी समान लंबाई की जो जीवाएं हैं वो व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। कौन सी जीवाएं? समान लंबाई की जीवाएं। कौन सी? समान लंबाई की जीवाएं। चलिए आगे मैं बात करूं इसी में आपके लिए। नेक्स्ट मैं करता हूं इसमें बात आपको,
एक चतुर्भुज बना रहा हूं मैं वृत्त के अंदर, और इस चतुर्भुज को कहते हैं साथियों चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि को टच करते हुए जो चतुर्भुज बनाया है मैंने, ए बी सी और डी, ये मैं ओ मान कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मत समझाने वाली बात अलग है इसमें, वो समझाऊंगा। इसे क्या कहेंगे हम? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें? भाई ये सारे प्रश्न, ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, ये सभी प्रश्नों में काम आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरी क्लास देखना है, ठीक है? समझ में नहीं आए तो रिपीट कर देना। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, ऐसे कैसे याद कर लेना। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। प्रश्न में काम आएंगे ये सारी चीजें जी। इसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। आगे बात करते हैं। तो अगर चतुर्भुज में ही बात करूं मैं इसमें, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है मेरा, ए बी सी और डी। अगर इसकी एक भुजा को मैं बढ़ा दूं आगे यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे अगर x डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इस जगह पे जो कोण बनेगा ना, वो भी x डिग्री का ही बनेगा। यानी यहाँ पे अगर थीटा है ना, तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? थीटा डिग्री का बनेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी कोण सी डी ए बराबर, कोण सी डी ए बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी और एफ। कौन से कोण? ये वाले कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। जब इस वाले मैंने क्या किया, अब इस वाले को भी दिखा सकता हूं मैं ऐसे, इधर बढ़ा के, और इधर वाला कोण और ये वाला कोण फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो समझ लेना आप, अधिकतर ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर रहेंगे। ऐसे आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, रट लेना है, कुछ भी करो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने ही चाहिए, हर हालत में याद होने चाहिए, ठीक है? अब इनसे संबंधित मैं प्रश्न भी आपको करवाऊंगा। अब नेक्स्ट जो मेरे प्रश्न बन रहे हैं वो बन रहे हैं अब किससे? स्पर्श रेखाओं से। किससे बन रहे हैं? स्पर्श रेखाओं से। तो प्यारे साथियों, स्पर्श रेखाओं से जो बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, उनको प्रश्न क्या, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो के नीचे जाके जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं ना, वो कमेंट जरूर करना अगर क्लास पसंद आई हो तो, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।